नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। कैसे हो आप सभी की नई भर्ती आ चुकी है। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिलिशियल की भर्ती आ रखी है। सीआरपीएफ में स्पेशल भर्ती आ रखी है आप सभी की। अब ये कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है उसके बारे में मैं शुरू में बताना चाहूंगा ताकि आप सभी का समय बर्बाद ना हो। तो मैंने पोस्टर में भी लिख रखा है जो कंपैसेंट ग्राउंड में होता है, यानी कि मृतक आश्रित वाले जो होते हैं, जिनके मदर हो गए या फादर हो गए या फिर ब्रदर हो गए या सिस्टर हो गए, जिनकी डेथ हो चुकी है सर्विस के दौरान, तो वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन वो देख लेना। बदलाव बहुत हुआ है, अगर आपको पहले पता हो या पहले आपने भरा हो तो प्लीज उसके आधार पे कुछ मत करना। नया सारा सिस्टम आ चुका है, नए सिस्टम को समझ लेना और फॉर्म भरना। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, आप मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे बैच में आ सकते हो। मात्र 499 रुपीज का बैच है आपको और 149 रुपए की टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री मिलने वाली है। ठीक है, सारी क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, टेलीग्राम, सब कुछ आप सभी को मिलने वाला है। नोट्स कंटेंट वगैरह में मतलब चिंता है ही नहीं सभी को। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सारी बातें समझते हैं यहाँ पर कि क्या क्या सारी चीजें होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई फॉर्म कब से शुरू हो रहा है और कितनी पोस्ट वगैरह निकल के आई। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं नोटिस बिल्कुल रियल है, ऑफिशियल नोटिस है आप सभी का। और यहाँ आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन कोई फॉर्म नहीं भरना, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। 15 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएगा और 8 अगस्त तक फॉर्म चलेगा। यहाँ पर जो आप सभी की पोस्ट निकल गई, 17 वैकेंसी निकल गई, मेल फीमेल दोनों मिलाकर है, कोई ऐसा डिवाइड नहीं किया गया कि मेल कितनी है फीमेल कितनी। 17 में सब जो ज्यादा नंबर लाएगा सिलेक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। चाहे तो आप रजिस्ट्री करा दो या तो स्पीड पोस्ट कर दो या बाई हैंड भी दे सकते हो आप। जहां पर भी आपके जो मदर थे या फादर थे या फिर ब्रदर थे, सिस्टर थे, जो भी थे आपके फैमिली मेंबर, जहां पर फाइनली लास्ट में उनकी जो डेथ हुई थी वहीं पर आपको देना है सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है ये देख लो पहले। स्पाउस मतलब कि पति पत्नी दोनों में से जो भी हो, जैसे पति की डेथ हो गई तो पत्नी है, पत्नी हो गई तो पति है, एलिजिबल है। ठीक है, मगर अनमैरिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने शादी कर लिया या पति ने शादी कर लिया हो तो भाई वो एलिजिबल नहीं होंगे। सन हो गया, एडॉप्टेड सन भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। डॉटर होगी, बेटी होगी, वो भी एडॉप्टेड भी है। उसके साथ यहाँ पर अभी और देख लो और भी कौन कौन एलिजिबल है और यहाँ पर बताया गया सारी चीजें। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनमैरिड ब्रदर है, जैसे कि मान लीजिए कोई भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर किसी के भाई की डेथ हो गई है तो अनमैरिड भाई है तो अप्लाई कर सकता है, या अनमैरिड सिस्टर तो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद आप सभी का ये हो गया। उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये बोल दिया कि फॉर्म भरने से ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले देख लो पीएचटी यानी कि हाइट वगैरह ना मापा जाएगा, उसके साथ आपका फिजिकल भी होगा, रनिंग वगैरह भी है इसमें। यहाँ पर आप सभी की डॉक्यूमेंटेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न का सिलेबस बहुत मायने रखता है, इसलिए मैंने बोला कि कोर्स में जो रिटर्न सिलेबस बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पर सारी चीज। ठीक है, उसके बाद आप सभी को बता देता हूँ कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, 15 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 15 तारीख से फॉर्म भर देना, आप ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि जहां लेट हुआ ना भाई उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से फॉर्म भरना, मैं फॉर्म भरने का तरीका भी बता दूंगा आप सभी को। सबसे पहले एप्लीकेशन में फॉर्म भर दोगे, जहां भी जिस सेंटर पे जहां पर आपके जो भी मदर थी या फादर थे या भाई थे, बहन थे, जो भी जिनकी भी डेथ हुई है वहीं पर आपको फॉर्म भरना, कहीं और नहीं भेजना, हेडक्वार्टर वगैरह नहीं भेजना, आपको उसी यूनिट में भेजना या कहीं पर जहां पर भी लास्ट पोस्टेड थे वहीं भेजना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूरा फॉर्म भर के अच्छे से डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के कोई भी चीज मिस आउट नहीं करना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है भाई, बहुत तेजी से रिजेक्ट होता है, हेडक्वार्टर से वापस आ जाता है फॉर्म। तो वो कोई भी चीज में मतलब कि गलत नहीं करना, सही से भरना। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या भाई, इसमें होगा क्या, मैं सारी चीजें बता देता हूँ, सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें बता दूंगा। फिर जैसे ही फॉर्म वगैरह आपका एक्सेप्ट वगैरह हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी किया जाएगा। उसके बाद आप सभी को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप जाना चाहो, यहाँ लिखा हुआ है द सेक्टर टू डायरेक्ट नियरेस्ट जीसी टू कंडक्ट 15 डे प्री असेसमेंट ट्रेनिंग फॉर विलिंग कैंडिडेट, यानी कि जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं 15 दिन की, जिसमें आपको फिजिकल से रिलेटेड करवा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज होती हैं, वीडियोज काफी ज्यादा, और कुछ जो बेटियां होती हैं उनको नहीं पता होता फिजिकल के बारे में, तो ये 15 दिन में उनको थोड़ा सिखा देते हैं, रनिंग करवा देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, जिससे वो फिजिकल पास कर लें। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो, यहाँ विलिंग कैंडिडेट लिखा हो तो मतलब है कि यहाँ पर अपनी इच्छा और अनिच्छा का मतलब है यहाँ पर। उसके बाद 15 दिन के बाद आप सभी का जो फिजिकल वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, फिजिकल होगा, रनिंग वगैरह होगा, हाइट वगैरह नापा जाएगा, डीवी डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह जो नियरेस्ट जीसी होगा वहां पर होगा। और ये कब कब होगा ये तो अभी कोई डिसाइड नहीं है कि कितने दिन के गैप में होगा, पता चल जाएगा आपको वहां पर। उसके बाद आप सबका रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट के बाद रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ बोला गया। ठीक है, रिटर्न का सेंटर बता रखा है, दिल्ली में हो सकता है, गुवाहाटी में, लखनऊ में और हैदराबाद में, बाकी वहीं पर डिपेंड करेगा सेंटर कहाँ कहाँ बनाते हैं। फिर डीएमई वगैरह हो जाएगा, फिर मेरिट निकलेगी, ऑल इंडिया मेरिट होगी और सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, एज की बात करें 18 से 25 साल यहाँ पर एज लेने वाली है। छूट मिलेगी ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल मिलेगी। उसके साथ आप सभी को और भी छूट मिलेगी। यहाँ पर बोला गया है कि कुछ छूट आपको और मिलेगी, किस किस केस में मिलेगी। यहाँ पर बोला गया एमएचए का कोई ऑर्डर है, यहाँ पर एज में छूट मिलेगी विडोज वगैरह को, जहां पर लिखा गया है यहाँ पर 15 साल की छूट मिलेगी विडोज की, यानी कि जो विडोज है वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी को 3 साल मिलती है, एससी को मिलेगा ही, उसके साथ विडोज वगैरह वो मिल जाएगी।
और पैरामिलिटर में मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो हो सकती है हाइट में 7.5 सेंटीमीटर की इन्होंने ये बोल रखा है। अब ये कहां पर बोला गया, किसके लिए बोला गया, अभी कुछ इतना डिस्क्राइब नहीं किया गया, ठीक है। यहां पर ऐसा इन्होंने बताया नहीं कि किसके लिए डिस्क्राइब किया गया है, तो अभी हम देखेंगे आगे जाके क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो हाइट में 7.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे सकते हैं, चेस्ट में 6 सेंटीमीटर का, बिना फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का है, 15 साल एज में। वेट में कोई टेंशन लेने वाले, वेट में बोला गया कि जितना हो सकता है मैक्सिमम ये छूट दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं किसको किसको छूट देने की बात की गई है, क्या नहीं की गई है, वो चीज है। बोला कि ए मैरिड सन कैन बी कंसीडर फॉर द कंपेंसेशन अमाउंट, यानी कि अगर शादीशुदा लड़का है, यहाँ पर इन्होंने इस बात को कह दिया है कि अगर मान लीजिए अगर आप विधवा है, विधवा ने शादी कर ली है तो वो एलिजिबल नहीं है, मगर एक लड़के ने शादी कर ली अपने पिता की जगह पे, अपने माता की जगह पे, तो वो एलिजिबल है क्योंकि वो उसको अपनी माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। मगर अगर एक भाई ने शादी कर ली है तो भाई एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है, भाई एलिजिबल नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ये बात यहाँ पे बोली गई है कि जो मैरिड सन है वो एलिजिबल हो सकता है उसके, क्योंकि इस तरह से फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं। मैंने अपने हाथों से, क्योंकि मैं यही काम करता था, मैं जब अपनी सीट पे बैठा था आईटीबीपी में, तो मैं यही कंपेंसेशन अमाउंटमेंट वाला काम भी करता था। क्वालिफिकेशन 10+2 रहनी चाहिए आप सभी का, उसके एलिजिबल अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह बता दिया कि डिप्लोमा है तो उसके समकक्ष मान लेंगे, इक्विवेलेंट मान लेंगे। टाइपिंग वगैरह 35 की स्पीड चाहिए, इंग्लिश में हिंदी में 30 की स्पीड चाहिए, और यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन रहेगा, 5% मिस्टेक माफ रहेगी। और हिंदी के जो फॉन्ट रहने वाला है वो मंगल फॉन्ट पे होना है, रेमिंगटन गेल पे आप सभी का होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर बताया गया है कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी डन बाय द सॉफ्टवेयर पे हो जाएगा आप सभी का टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद देखिए मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखिए हाइट वगैरह के बारे में बताया गया कि 165 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट जो होते हैं, और 155 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए। यहाँ पर जो हाई हील एरिया वाले होते हैं उनकी 162.5 है, 150 सेंटीमीटर फीमेल की है। SC/ST की 162.5 है, 150 सेंटीमीटर फीमेल की है। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट वगैरह 77 से 82 है जो जनरल OBC SC कैंडिडेट है, और ST कैंडिडेट के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना ही है। रनिंग वगैरह बात करें मेल की 1600 मीटर रनिंग पहले कभी नहीं होती, 1600 मीटर की रनिंग होगी 6.5 मिनट में, और फीमेल की 800 मीटर रनिंग है 4 मिनट 45, पहले कभी नहीं हुई, अभी करवाई जा रही है, पता नहीं क्यों। उसका मेडिकल कंडीशन बिल्कुल फिट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद और चीजें देख लेते हैं आगे, यहाँ पर सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला वैसा सिलेबस आप सभी का रहने वाला है। 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश है, दोनों में से एक करना है। रीजनिंग है 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। मैथ है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। क्लैरिकल एप्टीट्यूड है 20 नंबर 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन। क्लैरिकल एप्टीट्यूड वगैरह नहीं पता तो आप हमारी क्लासेस में देख सकते हो, यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस हैं। कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, इसीलिए कह रहे हैं हमारे बैच से जुड़ जाओ, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा पूरी गाइडेंस में। 1 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा, यानी 100 मिनट का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पर 40% आप सभी को लेकर आना है, ठीक है। यहाँ बोला गया लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क स्कोर्ड इन रिटन, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, फिजिकल के कोई नंबर वगैरह नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके मेडिकल वगैरह हो जाएगा, आप सब सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई है। उसके बाद ये फॉर्म वगैरह भरने के बारे में बता देता हूँ। ये परफॉर्मा है, ये सब जगह कॉमन ही होता है, हमारे आईटीबीपी में भी यही परफॉर्मा था। यहाँ पर पार्ट ए होता है, पार्ट ए में आपको बताना है जो भी आपके पिताजी थे, माताजी थे, भाई था, बहन था, जो भी थे जिनकी डेथ हुई है, उसकी पूरी डिटेल देखना। अबाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा हुआ है, उनकी रैंक क्या थी, किस पोस्ट पे थे, मतलब हवलदार थे क्या, कांस्टेबल थे, या फिर ASI थे, SI थे, इंस्पेक्टर, जो भी पोस्ट है वहाँ ये रैंक लिखनी है। यहाँ पर जो भी यूनिट ऑफिस था, जो भी जहाँ पर उनकी लास्ट डेट हुई थी वो यूनिट लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है उनकी, उनका मैरिटल स्टेटस लिखना है, जैसे कि मान लीजिए भाई है तो भाई तो अनमैरिड होगा तो भाई का अनमैरिड लिखना, मैरिड है तो मैरिड लिखना, या फिर जो भी आपके पिता होंगे तो मैरिड होंगे। डेथ, डेट ऑफ डेथ यानी कि जिस दिन डेथ हुई थी वो चीज लिखना है, या फिर इनवैलिडेशन यानी कि जो मेडिकल आउट होते हैं, मेडिकल आउट को भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। SC/ST OBC क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, कितनी उन्होंने सर्विस की। अगर कोई डाउट रहे तो वहां पर भी आप बाय पोस्ट भी जा सकते हो और बाय हैंड भी वहां पर, तो कोई डाउट है तो वहां पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सर्विस बुक होगी, सर्विस बुक से सारा डाटा मिल जाता है, ठीक है। परमानेंट टेम्परेरी थे, परमानेंट ही होंगे, टेम्परेरी तो होंगे नहीं। नेक्स्ट ऑफ कीन यानी कि उनका कौन उत्तराधिकारी है, रिलेशन में क्या, तो रिलेशन वगैरह लिख देना, ठीक है। जो भी इनके है, जो भी इनके उन्होंने किसको नॉमिनी बनाया था, कीन के, अभी जो भी उनका उत्तराधिकारी उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अपने बारे में ही लिखना पड़ेगा। अबाउट द एप्लीकेंट, जो से अपने बारे में लिखना, आप अप्लाई करो तो उसके बारे में नाम, रिलेशन, क्या रिलेशन लगता है आपका वो गवर्नमेंट सर्वेंट से, उनके बेटे हो, ठीक है, उनके बेटे हो, उनके भाई हो, उनके बहन हो, क्या हो वो लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 से कम नहीं होनी चाहिए, 12वीं से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस, हाँ मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड हो, अनमैरिड नहीं हो, वो सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट मत बताना, बाकी फिर बाद में नौकरी से निकाल दिए जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जान लो कि आपका जो सारा प्रोसेस होने वाला है वो सारा प्रोसेस ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आप सभी की। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह डाल दिया, मैरिटल स्टेटस डाल दिया कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करे वो देख लेना अपना, ठीक है। फैमिली मेंबर वेदर एनी अदर फैमिली मेंबर अपॉइंटमेंट, या बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई और भी है जो इससे पहले अपॉइंटमेंट ले चुका हो, उनकी जगह पे
तो भाई वहां पर बताना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह बताना पड़ेगा, जो भी पेंशन वगैरह का रसीद वगैरह आपके पास होगा वो आप सारी चीजें इसमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी आप सभी को, ठीक है। फैमिली पेंशन वगैरह कितनी आ रही है वो सारी चीजें बतानी पड़ेगा। टर्मिनल ड्यू पेड, जो भी आप सीआरपीएफ से हुआ हो, जीपीएफ मिला हो, डीएलआई मिला हो, सीजीएस मिला हो, डीसीआरएफ मिला हो, लीव इंकेसमेंट मिला हो, रिस्क फंड मिला हो, ये सारे फंड मिलते हैं, ठीक है। एक्स ग्रेसिया मिला हो, सेंट्रल का मिलता है, जैसे कि मान लीजिए किसी की कैजुअलिटी होती है, एक्स ग्रेसिया मतलब कि किसी स्पेशल केस में, जैसे कि कोई बॉर्डर में गोली से डेथ हो गई या फिर नक्सल हमला हो गया, तो एक्स ग्रेसिया वगैरह मिलता है, उसमें काफी पैसा मिलता है। तो एक्स ग्रेसिया सेंट्रल की तरफ से मिला हो या होम स्टेट के मिला हो या ड्यूटी स्टेट की तरफ से मिला हो, कहीं से मिला हो, LIC वगैरह इंश्योरेंस का उसका पैसा आप सबको यहाँ दिखाना पड़ेगा, सारे अमाउंट वहां पर दिखाना पड़ेगा, टोटल अमाउंट यहाँ पर बताना पड़ेगा, वो सारा कागज आपके पास होगा, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह वो आपको दिखानी पड़ेगी आप सबको, ये आपको अपनी भी भरनी है, अपने पूरे परिवार की भरनी, जो भी आपसे, ठीक है। एनी अदर प्रॉपर्टी आपका है, कोई इनकम सोर्सेज वगैरह है, ब्रीफ पर्टिकुलर लायबिलिटी वगैरह, जो भी आपकी लायबिलिटी वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को बताना पड़ेगा आप सभी का कि पर्टिकुलर ऑफ ऑल डिपेंडेंट मेंबर, जो भी ऑल जितने इसके अलावा आपके अलावा और भी जो डिपेंडेंट है उनके बारे में भी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है, उनके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके बारे में भी यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। और सपोर्टिंग क्या है, सपोर्ट जो भी डिपेंड, जैसे कि आपकी मान लीजिए आप अप्लाई करो, आपकी छोटी बहन है या आपको छोटा भाई है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ना भाई, आपकी मदर भी तो डिपेंडेंट है कि नहीं है, बस वो अप्लाई नहीं कर रही है। तो जो जो डिपेंडेंट है उनका सारा यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। सीरियल नंबर लिख लेना, नेम लिख लेना, रिलेशन विद डिजीज, जो भी जिनकी मृत्यु होगी उनके साथ रिलेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एड्रेस लिखना है आप सभी को, एम्प्लॉयड या अपनी नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, वहाँ पर डेट प्लेस डाल देना, सिग्नेचर कर लेना, अपना नेम एड्रेस वगैरह मोबाइल ईमेल एड्रेस सब कुछ सही डालना, यहाँ पर सब कुछ सही डालना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपका पार्ट बी है, यहाँ पार्ट बी आप सभी को ज्यादा कुछ भरना नहीं है, यहाँ पर बोला गया टू बी फिल्ड इन बाय ऑफिस इन विच एम्प्लॉयमेंट इन प्रपोज, यानी यहाँ पे आपको ज्यादा भरना नहीं है, ये सारी चीजें वो भरेंगे, ठीक है। यहाँ बोला नेम ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटमेंट, यहाँ देखिए बोला ना फील्ड टू बी फिल्ड इन बाय ऑफिस इन विच एम्प्लॉयमेंट इन प्रपोज, यानी कि जो आपका जहां पर भी यूनिट में दे रहे हो वो ये फॉर्म को भरेंगे। तो पार्ट बी को आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो खुद भरेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारा चीजें फॉर्म हो गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बोला गया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे भरना है, यहाँ पर बोला गया है। देखो यहाँ पर देख लो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कैसे कैसे भरना है उसके बारे में पूरा बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ पार्ट ए शुड बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट व्हाइल सबमिटिंग क्लेम टू कंसर्न यूनिट, यानी कि इस पार्ट ए को आपको भरना है, ठीक है। रिटन एप्लीकेशन फॉर विच पोस्ट कैंडिडेट वांट टू गेट इनलिस्टेड इन सीआरपीएफ ऑन कंपेंसेशन अकाउंट, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। रिटन एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी, एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आप सभी को देना है, जितने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, यानी कि जो आप जैसे कि मान लीजिए मेरे फादर डेथ हो गई है, अगर मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट होते तो मैं भी डिपेंडेंट हूँ, मेरा भाई भी डिपेंडेंट है, मेरी बहन भी डिपेंडेंट है, अगर शादी नहीं हुई है तो सभी की तरफ से एक एफिडेविट यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ मैं सहमत हूँ कि हाँ सूरज नौकरी ले ले, हम नौकरी नहीं चाहते, ये अंडरटेकिंग वगैरह देनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि भाई कल को कोई क्लेम कर दे कि भाई मैं भी एलिजिबल था, मैं भी तो अप्लाई कर सकता था, तो ये सारी चीजें देनी पड़ती है। एनओसी वगैरह बताया ना, एक एनओसी वगैरह देनी पड़ेगी आप सभी को, जो भी अदर एलिजिबल होंगे स्टैम्प पेपर में, एक पूरा एक स्टैम्प पेपर में आपको एनओसी देना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना पड़ेगा अपना, 3 कॉपीज आपकी फोटो, जो आपकी फोटो होगी उसकी फोटोग्राफ की 3 कॉपी देनी पड़ेगी। जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे उनकी फोटो स्टेट वगैरह आपको देने पड़ेंगे। बोला है कि प्रूफ वगैरह जो आपको सभी का हाई स्कूल वगैरह दे देना, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो दे देना, नहीं तो अपना हाई स्कूल दे देना उसकी जगह पे, ठीक है। यहाँ बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट कॉपी देनी पड़ेगी आपको, जो भी तहसीलदार से नीचे नहीं होना चाहिए। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी डिटेल्स वगैरह तहसीलदार के साथ आपको डुप्लीकेट कॉपी देनी पड़ेगी आप सभी को, ठीक है। यहाँ बोला कि डिपेंडेंट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड एज डेट ऑफ डेथ वगैरह से आप सारे को देना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट अगर आपको बनते वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। एफिडेविट फॉर मैरिटल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट इफ मैरिड, डेट ऑफ मैरिज, जो भी शादी वगैरह हो गई उनके लिए मैरिटल मतलब को एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वगैरह के बारे में बताने पड़ेगा, नेम एज वगैरह के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, अर्निंग वगैरह जो भी है। डिटेल ऑफ लायबिलिटी क्या है, एजुकेशन है, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन है, जितना पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह, लायबिलिटी वगैरह आपको बतानी पड़ेगी भाई, क्या क्या चीजें, कितनी दिन शादी करनी, क्या क्या आपको पैसा खर्चा करना है। वेदर एनी मेंबर ऑफ फैमिली सफरिंग फ्रॉम द सीरियस डिजीज, कोई बीमारी वगैरह से हो रहा है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मेडिकल
रीजन ऑफ बिलेटेड रिक्वेस्ट फॉर कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट अप्लाइड फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। यानी कि मान लीजिए आपके पिताजी की, मेरे पिताजी की डेथ हो गई है मान लो 2024 में, और मैं उसके 5 साल बाद अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्यों 5 साल बाद अप्लाई कर रहा हूँ, उसके तुरंत बाद क्यों अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बताना है कि जो बिलेटेड हुआ कि क्यों लेट हुआ, उसके बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा कैसे फैमिली अपने आप को सस्टेन कर पाई, कैसे अपना रहना खाना मैनेज कर पाई 5 साल तक, वो कैसे कर पाई, उसके बारे में बताना पड़ेगा। पेंशन आ रही थी उसकी वजह से हमने कर लिया अपने आप को मैनेज, हमारा बच्चा छोटा था इसलिए 18 साल का पूरा नहीं हो पाया था इसलिए अप्लाई नहीं कर पाया, ये सब सारी चीजें आप बता सकते हो, इस सारी चीजें हैं आपकी। तो ये पूरा फॉर्म वगैरह है। आप सभी इस बैच से जुड़ जाओ तो जाके आपको और भी सारी डिटेल हो जाए, पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए। बैच के जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे द विक्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहां पर इस तरह का पोस्टर दिखेगा, जुड़ जाओ उसमें, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।